नमस्कार बच्चों। अध्याय 13 पर्यावरण में आज हम ले रहे हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। कारणों को हमने पिछली क्लास में ले लिया था। क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं हमें वायु प्रदूषण के, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। दूसरा इसी श्रेणी में वैश्विक उष्णन, तीसरा प्रभाव ओजोन अपक्षय, अम्ल वर्षा और पांचवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या। वायु प्रदूषण के प्रभावों में पहला प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हरितगृह प्रभाव भी कहा जाता है। दूसरा वैश्विक उष्णन, तीसरा प्रभाव ओजोन अपक्षय, चौथा प्रभाव अम्ल वर्षा और पांचवा प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी समस्या। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। पहले आप ये प्रभाव समझें। जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पर तापमान इतना कम है कि वनस्पति उस कम तापमान को सह नहीं पाती, इसलिए ऐसे प्रदेशों में कांच के कुछ घर बनाए जाते हैं। अब कांच क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है और ये किरणें जो कांच का घर बना हुआ है उसके अंदर की जमीन को और वहां के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे कि पौधे वहां आसानी से विकसित हो पाते हैं। तो उस कांच के घर के बाहर और अंदर जो है वातावरण के तापमान में काफी अंतर रह जाता है। इसी बात पर आधारित है ये ग्रीन हाउस प्रभाव। होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। चूंकि वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को, अधिक तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं, इनको ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं और एक तरह से पकड़ लेती हैं। अब वातावरण से, पृथ्वी के वायुमंडल से इसे बाहर जाने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। एक चित्र के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। ये है वो घेरा ग्रीन हाउस गैसों का, जिसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन। इस प्रकार ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और वातावरण में वायु प्रदूषण के कारण इनकी मात्रा काफी अधिक बढ़ जाने से अब सूर्य से आने वाली अधिक तरंगदैर्घ्य की जो IR विकिरण, अवरक्त किरणें जो हैं वो ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं और इन्हें यहीं पर ही विकिरित करती रहती हैं, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से इन्हें वापस बाहर नहीं जाने देती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ जाता है और इसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रभाव है ये दूसरा, वैश्विक उष्णन।
जिसका कारण भी ये ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। अब पूरे विश्व का जो तापमान है वो काफी अधिक हो गया है, जिसके फलस्वरूप पहाड़ों और ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती जा रही है। पिघल कर कहाँ जाएगी? समुद्रों में जाएगी, जल स्रोतों में जाएगी, जिससे कि अब इस वैश्विक उष्णन के कारण समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि तट पे रहने वाले लोगों के लिए वहां जीवन यापन कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसके फलस्वरूप वैश्विक उष्णन। तीसरा प्रभाव लेते हैं हम ओजोन अपक्षय। ओजोन एक ऐसी परत है वायुमंडल की जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। अब जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो वायु प्रदूषक है, CFC जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये जो CFC है ये कहां से प्राप्त होती है? हमें रेफ्रिजरेटरों से और वातानुकूलित संयंत्रों यानी AC से। तो इनसे निकलने वाली जो ये CFC है ये हमारे वायुमंडल की एक परत है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिसके फलस्वरूप ये परत पतली पड़ती जा रही है और हानिकारक विकिरणों को रोक पाने में असक्षम हो रही है। तो ये भी एक प्रभाव है इस वायु प्रदूषण का। आगे देखिए चौथा प्रभाव, अम्ल वर्षा। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषण के दौरान उत्पन्न होते हैं, ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और बारिश के द्वारा ये अम्ल पृथ्वी पर पुनः आता है। तो बारिश के द्वारा जो अम्ल की मात्रा पृथ्वी पर पहुंच रही है उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण का ही एक प्रभाव है। पांचवा लेते हैं हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? जानिए आप एक सारणी के माध्यम से। यहां हम ले सकते हैं प्रदूषक और यहां उस प्रदूषक का जो हानिकारक प्रभाव है वो। सबसे पहला प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण फैलाने वाले हैं ये सभी प्रदूषक। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हानिकारक प्रभाव जो है वो है वक्ष का संकुचन, इसी प्रकार सिर दर्द और उल्टी आना। दूसरा प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इनका जो हानिकारक प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है वो है श्वसन विकार। तीसरा प्रदूषक हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे होने वाला प्रभाव है आंखों तथा गले में जलन। वातावरण में इन प्रदूषकों की उपस्थिति इस प्रकार मानव शरीर को प्रभावित करती है। चौथा प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड,
विषैला पदार्थ है। रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता में कमी लाता है। पांचवा, हाइड्रोजन साइनाइड इसका हानिकारक प्रभाव है गला सूखना, सिर दर्द, साथ ही साथ अस्पष्ट दृष्टि और तंत्रिका कोशिका को भी ये प्रभावित करता है। तंत्रिका कोशिका प्रभावित। और पांचवा जो प्रदूषक है वो यहां हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं। पांचवा हाइड्रोजन साइनाइड और छठा है, अगला प्रदूषक है छठे नंबर का अमोनिया। इसका हानिकारक प्रभाव है ऊपरी श्वसन मार्ग में सूजन। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में विभिन्न प्रदूषक और प्रदूषकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों को इस सारणी में दिखाया गया है। सबसे पहला हमने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका हानिकारक प्रभाव है वक्ष का संकुचन, सिर दर्द और उल्टी। दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, श्वसन विकार संबंधी हानिकारक प्रभाव इससे देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो आंखों और गले में जलन के लिए जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगला प्रदूषक रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता में कमी लाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर को पहुंचना बंद सी होने लगती है। हाइड्रोजन साइनाइड गला सूखना, सिर दर्द, अस्पष्ट दृष्टि और तंत्रिका कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। छठा और अंतिम प्रदूषक ले रहे हैं हम अमोनिया, जिसके कारण ऊपरी श्वसन मार्ग में सूजन जो है वो आ जाती है। प्रभावों की बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या वो उपाय हैं जिनके द्वारा इसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले वायु को जो शुद्ध करते हैं वो वृक्ष शुद्ध करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण द्वारा हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। वही दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि संसाधनों का मितव्ययता तथा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम संसाधन काम में ही ना लें, क्योंकि ये असंभव काम है, लेकिन हम उसका मितव्ययता और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, समय समय पर वाहनों की जांच करवाकर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा नियंत्रण। पांचवा जो सिद्धांत काम में लिया जा सकता है वो है अधिशोषण। अधिशोषण क्या है ये समझिए। किसी भी पदार्थ के अंदर जब अंदर तक कोई चीज प्रवेश कर जाती है तो वो कहलाती है अवशोषण। जैसे सामान्य उदाहरण में यदि आप पानी में रुई डाल रहे हैं तो रुई जो है वो अपने अंदर पानी को पूरी तरह से सोख लेती है, तो ये तो है अवशोषण। लेकिन इसके विपरीत जो अधिशोषण है उसका अर्थ क्या है? अधिशोषण में किसी भी पदार्थ की सतह पर ही केवल अवशोषण होता है, यानी सतही प्रक्रिया है ये, और इसे कहा जाता है अधिशोषण। यानी पदार्थ की सतह पर अवशोषण अधिशोषण कहलाता है। यह एक सतही भौतिक प्रक्रिया है। अब इसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण किया जाना है वो कहलाते हैं अधिशोषक, यानी अधिशोषण करने वाले। ऐसे पदार्थों के रूप में हम सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल यानी सक्रियित चारकोल और सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। अधिशोषक के रूप में सिलिका जेल तथा सक्रियित चारकोल
का उपयोग करते हैं। जो भी प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं उन्हें इन पदार्थों की सतह पर अधिशोषित करवा लिया जाता है, जिससे कि ये वायु में मिलने से बच जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं और हमारी वायु प्रदूषित होने से काफी मात्रा में सुरक्षित रहती है। इन अधिशोषकों को बार बार काम में लिया जा सकता है, इसीलिए यह प्रक्रिया मितव्ययी है, मितव्ययी प्रक्रिया है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को अधिशोषित करवा लिया जाए और उन्हें वायुमंडल में मिलने से रोका जाए। छठा सिद्धांत जो हम काम में ले सकते हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का, वो हो सकता है अवशोषण। अब जैसा आपको पहले बताया था, अंदर तक जब कोई चीज प्रविष्ट हो जाती है, समा जाती है, तो वो है अवशोषण। ये भी एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा, इसके द्वारा गैस को तरल में यानी द्रव में घुलने दिया जाता है। और अधिकतर विलायक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। जो तरल प्रयोग में लिया जाने वाला है, इस तरल या द्रव के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जल सर्वाधिक उपयुक्त विलायक है और इस प्रकार हानिकारक तथा प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को द्रव के अंदर घुलने दिया जाता है, जिससे कि वो वातावरण में जाने से बच जाए। और एक और तरीका ले लेते हैं, संघनन। और सामान्य तरीके आप अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं जो प्रदूषण को रोक सके। संघनन के द्वारा वाष्प को, गैसीय वाष्प का नियंत्रण किया जा सकता है। संघनन प्रक्रिया द्वारा गैसीय वाष्प का नियंत्रण किया जा सकता है। हमने शुरुआती अध्याय में आपको बताया था वाष्पन और संघनन। संघनन क्या है? जब भी किसी वाष्प पर दाब लगाकर उसे द्रव में बदल दिया जाता है, तो वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। इस प्रकार इस संघनन की क्रिया के द्वारा हम कम वाष्प दाब वाले हाइड्रोकार्बन्स को हटा सकते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका वाष्प दाब काफी कम है, कम वाष्प दाब वाले हाइड्रोकार्बन्स को हटाने के लिए उत्तम प्रक्रिया है। इस प्रकार इन सभी तरीकों के माध्यम से काफी हद तक वायु को प्रदूषित होने से नियंत्रित किया जा सकता है।
नोट कर लें आप, समय हो चला है क्योंकि ब्रेक का। वायु प्रदूषण के इन्हीं नियंत्रण के उपायों के साथ अब हम अपनी बात को विराम देते हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बात को आगे बढ़ाते हैं हम जल प्रदूषण के साथ में। जैसे वायु हमारी प्रदूषित होती है विभिन्न कारणों से, वैसे ही जल जो है वो भी प्रदूषित होता है। क्या है जल प्रदूषण, जानते हैं पहले। जल प्रदूषण। जल हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है, इसके बिना जीवन की संकल्पना भी नहीं की जा सकती। और कुछ प्राणी तो इस प्रकार के हैं कि अपने शरीर के वजन का लगभग 90% भाग जल से ही वो बने हुए हैं। ये जल भी जो है वो विभिन्न कारणों से प्रदूषित होता है, या तो इसकी गुणवत्ता में कमी आती है, या इसमें कुछ अवांछित और हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, या फिर इसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। ये सभी चीजें मिलकर के जल प्रदूषण कहलाती हैं। हमारे भारत देश की 14 सभी बड़ी नदियां जो हैं वो सभी आज की स्थिति में जल प्रदूषण की शिकार है। सबसे पहले परिभाषा नोट कीजिए आप।
जल के संगठन में परिवर्तन, हानिकारक व अवांछित पदार्थों का मिलना तथा घुलित ऑक्सीजन में कमी आना जल प्रदूषण कहलाता है। जल के संगठन में परिवर्तन का होना, हानिकारक और अवांछित पदार्थों का उसमें मिलना तथा घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना जल प्रदूषण कहलाता है। अब कारण देखिए, जैसे वायु प्रदूषण के हमने दोनों प्रकार के कारण देखे थे, प्राकृतिक कारण भी और मानव जनित कारण भी, उसी प्रकार जल भी इन दोनों ही कारणों से प्रदूषित होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। प्राकृतिक कारणों में सबसे पहले जो भी रसायन है, लवण है या खनिज है, उन सब के घुलने से ये होता है। लवण, रसायन तथा खनिजों के घुलने से वर्षा के जल के साथ ये घुल मिल जाते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरा, वर्षा जल द्वारा हानिकारक लवणों तथा पदार्थों का नदियों में पहुंचना। वर्षा के जल के साथ जो हानिकारक लवण है, हानिकारक पदार्थ हैं, वो बह करके आसपास जो नदियां हैं उनमें जाकर मिलते हैं और इसी प्रकार अब ये प्रदूषित नदियां जो हैं वो किसमें जाकर मिलती हैं? सागर में, और वहां इन हानिकारक लवणों को पहुंचाती हैं। नदियों द्वारा हानिकारक लवणों को समुद्रों में पहुंचाना। नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लवण जो समुद्रों में पहुंचाए जाते हैं और वहां इनके जमा होते जाने के कारण ही जो समुद्रों का पानी है वो खारा होता है। तो इस प्रकार ये कुछ कारण हो सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से जल राशि को प्रदूषित करते हैं। वहीं यदि हम मानव जनित कारणों की बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक कारण एक देखिए, जो हमने आपको अम्ल वर्षा बताया था। वायु प्रदूषण के कारण ये अम्ल वर्षा होती है और इस अम्ल वर्षा यानी वर्षा के साथ जब अम्ल गिर रहा है तो वो भी बह करके आसपास के जल स्रोतों में मिलता है और वहां जाकर पानी की अम्लीयता को बढ़ा देता है। जलीय जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक कारण है जो कि जल प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं मानव जनित कारणों की। सबसे पहले घरेलू अपशिष्ट।
घरों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदी नालों में पहुंचता है। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी आसपास के जल स्रोतों में बहा दिए जाते हैं और इस प्रकार जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा मानव जनित कारण है कृषि कार्य में प्रयुक्त विभिन्न रसायन तथा उर्वरक। कृषि कार्य में जो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ या तो अधिक उपज के लिए या फसल को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो भी सिंचाई के द्वारा जल के साथ बह करके आसपास की जल राशि तक पहुंचते हैं। चौथा कारण, ठोस अपशिष्टों को प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने से हिंदू मान्यता के हिसाब से विभिन्न मूर्तियों का विसर्जन जल राशि में किया जाता है। पूजन सामग्रियां जो हैं वो जल में विसर्जित की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ठोस अपशिष्ट हैं वो प्राकृतिक जल राशि में पहुंचकर वहां जल प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला कारण, जल स्रोतों में नहाने, कपड़े धोने तथा मूत्र आदि विसर्जित करने से। साथ ही साथ सीवर लाइन से प्राप्त अपशिष्टों के भी नदी नालों में और फिर नदियों में मिलने से और लास्ट जो कारण हो सकता है वो है समुद्री जल में तेल रिसाव के कारण। अब ये कैसे हो सकता है? विभिन्न जहाजों के माध्यम से तेल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, या तो जहाज के द्वारा ही कोई लीकेज हो कहीं से तो समुद्री जल का रिसाव हो सकता है। कभी कभी ये जो तेल के टैंकर हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप भी जो तेल है वो समुद्री जल में मिल जाता है। तो ये सभी कारण कुल मिलाकर मानव जनित कारण हैं जो कि जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इन कारणों के साथ ही आप नोट कर लें अभी तो इसे। मानव जनित कारणों की चर्चा हम कर रहे थे। घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, इसी प्रकार कृषि कार्य में काम में लिए जाने वाले विभिन्न रसायन, विभिन्न उर्वरक जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठोस अपशिष्टों को भी प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने से, जल स्रोतों में नहाने, कपड़े धोने से
और सीवर लाइन से प्राप्त अपशिष्टों के जल स्रोतों में मिलने से। इसी प्रकार समुद्री जल में तेल रिसाव के कारण जल प्रदूषित होता है। समय हो चला है। अगली क्लास में हम लेंगे जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं, और फिर जल प्रदूषण का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।